हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 के थर्ड क्वेश्चन से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन बता दिए थे, तो आपने देख ही लिया होगा कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो चैप्टर 9 का ही एडवांस है। उसमें बस लिमिट और दे दी है आपको और कुछ भी नहीं करना। इंटीग्रेशन तो आपको वहीं से लेना है आपको। तो देखिए, इंटीग्रेशन की जो सारी मैंने आपको मेथड्स बता रखे हैं, आप उनको अच्छी तरीके से ध्यान में रखें ताकि आप क्वेश्चन आते ही पहचान जाएं कि आपको कौन सा मेथड कहाँ अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन से। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको जो लोअर लिमिट है वो तो 1 दी गई है और अपर लिमिट आपको 3 दी है और आपको इंटीग्रेशन करना है cos log x अपॉन x dx। अब देखिए, आपको क्लियर कट दिख रहा होगा कि आपको किस स्टेप से इसका इंटीग्रेशन करना है। पहले आपको इंटीग्रेशन तो सोल्व करना होता है, लिमिट्स तो लास्ट में सोल्व करते हैं हम। देखिए, अगर आप log x को t मानते हैं तो dx अपॉन x dt आपको मिल जाता है। और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि आप प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं। सब्स्टिट्यूट मेथड जब आप लगाते हैं तो आपका फंक्शन t में कंप्लीट चेंज हो चुका है, तो फिर लिमिट आप x की क्यों रखेंगे। देखिए, ये लिमिट तो x की तो है, ये x 1 से लेके 3 तक आपको इंटीग्रेशन करना है। जब आपने कंप्लीट फंक्शन t में चेंज कर लिया है तो फिर लिमिट x की क्यों रखेंगे आप, तो लिमिट भी आपको t में चेंज करनी है। तो ये सब्स्टिट्यूट मेथड में केवल ये बात जरूर ध्यान रखें आप। तो देखिए, इसका हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन भी इसी टाइप से आने वाला है। देखिए, इसको आप समझिए, log x इक्वल्स टू आप t मानेंगे तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये dx अपॉन x इक्वल्स टू आप dt रखेंगे और आपको लिमिट्स को भी चेंज करना है क्योंकि आपको लिमिट्स किसकी दे रखी हैं, x की, और कंप्लीट फंक्शन अपने t में चेंज कर लेंगे आप। देखिए, x इक्वल्स टू 1 और लोअर लिमिट तो 1 है और अपर लिमिट है 3। तो देखिए, x इक्वल्स टू 1 पे आप t की वैल्यू क्या रखेंगे, जहाँ पे x 1 है वहाँ पे t की वैल्यू क्या रखेंगे आप, तो x की वैल्यू 1 रखिए यहाँ पे। log 1 का मतलब क्या होता है, log 1 का मतलब होता है 0। तो t की वैल्यू कितनी है, ये 0, तो 0 रख देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए x की वैल्यू 3 रखी है तो log 3, तो t की वैल्यू क्या आएगी, 3 पे log 3। तो इस टाइप से ये हो गई लिमिट। जहाँ पे 1 था उसकी जगह आपको 0 रखना है, 3 की जगह आपको log 3 रखना है। अब t में फंक्शन को चेंज कर दीजिए। देखिए, cos यहाँ पे t आया और dx अपॉन x की जगह dt। और लिमिट्स देखिए, यहाँ पे आपको 1 की जगह तो 0 लिखना है, t की लिमिट तो 0 और t की जगह आपको लिखना है log 3। अब इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं। cos का कितना होता है, साइन, तो साइन तो ये हो गया और लिमिट्स को आप ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे, लोअर लिमिट यहाँ, अपर लिमिट यहाँ। अब देखिए, मैंने बताया था जिसके रिस्पेक्ट आप करते हैं उसी की जगह आपको लिमिट्स रख के सोल्व करना होता है। आपने अभी टी के रिस्पेक्ट किया है तो आप टी की जगह ही रख दीजिए। हाँ देखिए, प्रतिस्थापन विधि से जब हम अवकलन को सोल्व करते थे या सिंपल आपने अनिश्चित समाकलन जब सोल्व किया था तो उसमें आपने टी को वापस से चेंज कर लिया था, लेकिन यहाँ पे आपको टी को वापस से चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने लिमिट्स को भी टी में ही चेंज कर लिया है और आपका आंसर लास्ट टी में नहीं आएगा। लास्ट में आंसर आपका आंसर लिमिट्स में आएगा, लिमिट्स को आपने चेंज कर लिया है। तो ये डिफरेंस होता है जो आपने अनिश्चित और निश्चित समाकलन पढ़ा है। देखिए, आप देख रहे होंगे कि जो हमने अनिश्चित समाकलन पढ़ते थे उसमें टी को वापस एक्स में चेंज करते थे, लेकिन यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो टी के टर्म्स में नहीं आएगा। देखिए, तो साइन, ये देखिए मैंने तो अपर लिमिट लिखा और यहाँ पे टी की जगह मैंने लिखा लोअर लिमिट। अब देखिए, साइन 0 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है, तो इसका आंसर आ गया साइन और ये log 3। ये इसका आंसर है इस टाइप से। और निश्चित समाकलन में एक और खास बात, मैं कल जो मैंने आपको फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन बताए थे उसमें भूल गई मैं। देखिए, निश्चित समाकलन में आपने प्लस में कांस्टेंट सी लगाया था, लेकिन निश्चित समाकलन जो पढ़ेंगे आप उसमें आपको प्लस सी लगाने की कोई भी जरूरत नहीं होती है क्योंकि निश्चित समाकलन का जो आपका आंसर आता है वो यूनिक आंसर होता है। जबकि आपने जो 9 चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि निश्चित समाकलन का आंसर कैसा होता है, यूनिक नहीं होता है, लेकिन इसका आंसर यूनिक आएगा तो आपको प्लस में सी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका देखिए आंसर ऐसा आएगा कांस्टेंट टाइप का। इसमें एक्स वाई ऐसे नहीं आएंगे आपके पास क्योंकि एक्स वाई की जो भी आप इसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं आप इंटीग्रेशन, उसकी तो वैल्यू आप लिमिट्स के रूप में रख देंगे, तो वहाँ पे आपको सी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। उसके बाद देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में भी आपको यही दिया गया है सेम। देखिए, इसमें लोअर लिमिट आपको 0, अपर लिमिट आपको दी गई है 1 और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। पहले आपको इंटीग्रेशन का मेथड देखना है, किस स्टेप से आपको इंटीग्रेशन सोल्व करना है। तो देखिए, वही इसमें भी सब्स्टिट्यूट मेथड लगेगा। आप इस अंडरूट एक्स को क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, तो आपको dx अपॉन अंडरूट एक्स की जगह dt का कुछ टर्म मिल जाएगा। तो इसको इस तरीके से आप सोल्व करेंगे और साथ साथ ये बात आपको नहीं भूलनी है कि आपको टी की लिमिट्स भी चेंज करनी है। जब भी आप सब्स्टिट्यूट मेथड लगाएंगे तो पहले लिमिट्स का ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट बात है इसमें। और देखिए फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, लोअर लिमिट 0 और पाई/2 आपको दे रखी है अपर लिमिट। देखिए इसका इंटीग्रेशन आप कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। 1 + sin x आता है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या थी आपका, यहाँ पे x एंगल है तो x का आप हाफ कीजिए x/2, और यहाँ पे प्लस है तो sin x/2 + cos x/2 का होल ऑफ स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं, लिमिट्स को पहले हम छेड़ते नहीं है, 0 to पाई/2 रखते हैं इसको देखिए, और इसको आप लिख सकते हैं sin x/2 और प्लस में cos x/2 का होल ऑफ स्क्वायर, 100 दे रखा है। तो आप देख रहे होंगे 100 से स्क्वायर कैंसिल आउट। अब आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, sin x/2 और प्लस में cos x/2, इसका इंटीग्रेशन करना है आपका, ये तो आप आसानी से कर सकते हैं और बाद में लिमिट लगा देंगे। तो देखिए मैं इंटीग्रेशन करके दिखाती हूँ। sin x/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, और जब आप cos x/2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और लिमिट्स को मैंने इस टाइप से रख किया है। आप देखिए लिमिट्स हम रखते हैं, तो पहले देखिए आपको इस पूरे फंक्शन में x की वैल्यू क्या रखनी है, पाई/2 अपर लिमिट रखते हैं पहले आप। तो देखिए 2 ब्रैकेट बनेंगे इसमें, इसको लिखिए -2 और cos, और x की जगह लिखेंगे पाई/2 और अपॉन में 2 पहले दिया हुआ है तो 2 को ऐसे लिख देती हूँ मैं, ठीक है। देखिए पाई/2 ये 2 पहले दिया हुआ था तो ये ऐसे मैंने लिख दिया इसको, और यहाँ पे देखिए प्लस में 2 sin, और यह आया पाई/2 और इंटू में 2 आपको दिया हुआ है। ये तो आपने लिखी है कौन क्या, ओनली अपर लिमिट। अब माइनस का साइन आता है, उसके बाद आप पूरे इस फंक्शन में क्या लिखेंगे, लोअर लिमिट जो आपका आंसर आया है। तो कोस है यहाँ पे कोस, और 0 में 2 का भाग देंगे तो 0 ही तो आएगा, तो आप उसको 0 लिख सकते हैं डायरेक्टली, और प्लस में 2 sin 0, यहाँ पे भी अभी बात आती है आपकी। देखिए मैंने सी नहीं लगाया है इसमें। अब देखिए इनका सोल्यूशन कर लीजिए आप, -2 cos π/4 हो गया ये, और ये हो गया +2 sin π/4। अब देखिए cos π/4 की वैल्यू कितनी आती है, cos π/4 की वैल्यू आती है आपकी 1/√2, ये आती है। तो देखिए -2/√2 हो गया यहाँ पे, तो और यहाँ पे देखिए +2 तो पहले से दे रखा है, इसकी वैल्यू आती है √2 sin π/4 की, ये तो मैंने लिख दिया है, और माइनस का साइन ऐसे कैसे, और -2 और cos 0 की वैल्यू कितनी आती है 1, तो ये 1 मैंने लिखा, प्लस में 2 और sin 0 की वैल्यू आती है 0। तो ऐसे ऐसे वैल्यू सोल्व कर लीजिए आप। अब देखिए ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से तो आपके पास आंसर आएगा 0, और यहाँ पे माइनस, और ये इतना हुआ -2 और ये 0 हुआ, तो यहाँ पे आपका आंसर आया है +2 ओनली। तो इस टाइप से आपको सोल्यूशन करना होता है, तो इसमें सी की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए आपका आंसर ही कांस्टेंट आता है, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में आप करते हैं इंटीग्रेशन, उसकी तो आपने लिमिट्स में वैल्यू रख दी है, तो आपको सी लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यही अंतर होता है निश्चित और अनिश्चित समाकलन में। मैंने आपको 9th चैप्टर में भी ये बात कही थी। देखिए इसमें आपको इंटीग्रेशन किसका करना है, y/√y + c के, और किसके रिस्पेक्ट करना है, देखिए dy दे रखा है, इसका मतलब y के रिस्पेक्ट करना है, और आपको लोअर लिमिट दी है 0, अपर लिमिट है c। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन आप किस टाइप से कर पाएंगे, देखिए अंश और हर दे रखे हैं आपको। तो देखिए 2 टाइप्स होते हैं, तो आप अंश को हर के जैसा बना लीजिए। तो आप अंश को हर के जैसा बनाएंगे तो यहाँ पे अंडर दे रखा है, जबकि यहाँ पे अंडर है ही नहीं। देखिए इसके बारे में तो आप बाद में सोचिए, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दूसरा क्या था कि आप हर में ऐसा कुछ माने जिससे आपका अंश का सोल्यूशन मिल जाए, तो ये आप जरूर कर सकते हैं। देखिए आपको अंडर दे रखा है, नीचे यहाँ पे अंडर दे रखा है, तो आप ऐसा कुछ मानिए जिसमें स्क्वायर आ रहा हो। देखिए y + c की जगह आप मान सकते हैं t², c तो कांस्टेंट है इसलिए मैंने y के साथ c को भी ले लिया है। तो y + c की जगह आप t² मानेंगे, तो इस टोटल की जगह आप t² लिखेंगे, और अंडर से t² कैंसिल, तो t ही बचेगा नीचे, इसलिए मैंने t² लिया है। तो अंडर आएगा जब से, तो आप ऐसा मानने। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसके रेस्पेक्ट करेंगे, जिसके रेस्पेक्ट आप इंटीग्रेशन करने वाले थे, तो y के रेस्पेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो x का आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1 आता है, ऐसे ही y का भी 1 आएगा, और c तो कांस्टेंट है, तो c का 0 इंटू में dy कर देते हैं, वहाँ पे dx करते थे आप, और यहाँ पे देखिए 2t और यहाँ पे dt/dy आता, dy को मैंने इधर भेज दिया है। तो देखिए आपको dy की जगह लिखना है 2t और dt, ठीक है। ये तो आपने t में चेंज कर लिया है फंक्शन को। अभी आपको लिमिट्स भी तो लिखनी है, तो लिमिट्स देखिए किस टाइप से लिखेंगे आप। y की वैल्यू आपको दे रखी है 0 एक बार तो, और y की वैल्यू दे रखी है c, ये लोअर और ये अपर लिमिट। आपको t में फंक्शन चेंज करना है, तो देखिए t और यहाँ पे t इक्वल्स टू, देखिए अब देखिए y की वैल्यू 0 रखें, यहाँ पे 0 रखेंगे आप 0, तो t² इक्वल्स टू क्या आया c, t² इक्वल्स टू क्या आया c, और t की वैल्यू कितनी आएगी √c। देखिए y की वैल्यू आप 0 रखते हैं तो t² इक्वल्स टू c आया, तो t की वैल्यू √c। और एक बार आप y की वैल्यू c रखिए, तो t² की वैल्यू कितनी आएगी 2c, तो t की वैल्यू कितनी आएगी √2c, तो ये हो गया √2c। तो आपको 0 की जगह तो लिखना है √c और c की जगह लिखना है √2c। तो ये लिमिट्स भी आपने चेंज कर ली है। देखिए यहाँ पे आपने लिखा √c और यहाँ पे आप लिख दीजिए √2c,
और आपको क्या लिखना है, अब देखिए हाँ dy तो आपने t में चेंज कर लिया है, y प्लस c को भी आपने t में चेंज कर लिया है, बच गई बात इसकी, तो इसको भी आपको t में चेंज करना है, तो आप y की वैल्यू यहाँ से लिख दीजिए, टी स्क्वायर माइनस c तो आएगी इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ से लिखती हूँ टी स्क्वायर माइनस का c, और dy की जगह आप लिख रहे हैं 2t dt, और यहाँ पे है आपके पास अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर, तो इससे देखिए तो t आएगा और t से ये कैंसिल हो जाएगा t। इसके बाद देखिए आपके पास क्या बचेगा, 2t स्क्वायर माइनस 2c, ये तो बचेगा आपके पास। तो देखिए इसका t के रिस्पेक्ट में करना है आपको इंटीग्रेशन, तो देखिए लिमिट्स को तो अब बाद में लिखेगा, और t स्क्वायर कितना होगा 2t क्यूब अपॉन 3, यही तो आएगा, और माइनस 2 ये तो कॉमन है, और c देखिए c भी कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले लीजिए आप, कितना बचा इधर 1, और 1 का t के रिस्पेक्ट में क्या होगा, जैसे 1 का x के रिस्पेक्ट में x होता है वैसे ही 1 का t के रिस्पेक्ट में होगा t, तो ये t मैंने लगा दिया ऐसे, और ये अंडर रूट c, और यहाँ पे ऊपर है अंडर रूट 2c। अब देखिए लिमिट्स को ऐसे सॉल्व करेंगे आप, वेरिएबल क्या है यहाँ पे, अब आपका t तो हो गया वेरिएबल, x को तो आपने y को तो आपने t में चेंज कर ही लिया, तो अब आप t की जगह रखेंगे अंडर रूट 2c एक बार, तो दोनों में यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, और माइनस का साइन लगा के एक बार रखेंगे अंडर रूट c, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो सेम इसी तरीके से आपको सभी इक्वेशन सॉल्व करने के, इसमें भी आपको आसानी से दिख रहा होगा क्या करना है, इसमें अभी आपको सब्स्टिट्यूट मेथड ही लगाना है, tan इनवर्स x को t मान के, इसकी आपको ये दिख रहा है इसका डिफरेंशिएशन, लेकिन इसमें आप लिमिट देख के कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं आपको बताती हूँ ये। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, पहले तो tan इनवर्स x को आप क्या मानने वाले हैं t, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन कीजिए dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन आएगा इक्वल्स टू dt, यही तो आएगा। अब देखिए t में आपने फंक्शन चेंज कर ही लिया है, तो लिमिट्स को भी चेंज कर लेते हैं। देखिए आप किसके रिस्पेक्ट कर रहे थे, x के रिस्पेक्ट कर रहे थे, तो x की तो लिमिट है ये, देखिए x इक्वल्स टू 0 है और एक है x इक्वल्स टू इन्फिनिटी। अब देखिए इसको अपने t में चेंज करना है, तो देखिए t इक्वल्स टू और t इक्वल्स टू मैंने लिख दिया है। अब देखिए क्या करना है आपको, इसमें आप जो माना है उसमें आप x की वैल्यू 0 रखिए, तो tan इनवर्स 0 किस पे आता है, t इक्वल्स टू 0 पे ही तो आता है, वैसे तो और पे भी आता है लेकिन आपको निम्नतम वैल्यू लेनी है, ये 0 ही लेनी है आपको जनरल इन क्वेश्चंस में, ठीक है। उसके बाद देखिए x की वैल्यू आप इन्फिनिटी रखिए, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी, देखिए tan इनवर्स इन्फिनिटी, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप, देखिए tan इनवर्स इन्फिनिटी, तो इसका सॉल्यूशन आप इस तरीके से कर सकते हैं कि tan इनवर्स इन्फिनिटी कब होता है, tan π/2 पर, tan π/2 पे क्या होता है, इन्फिनिटी तो होता है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये π/2 बच गया, तो t की वैल्यू आपके पास आएगी π/2, तो जहाँ 0 था वहाँ तो आपको 0 ही रखना है, और इन्फिनिटी की जगह आपको लिखना है π/2। तो इस स्टेप से आपने t में कंप्लीट फंक्शन को चेंज कर लिया है, 0 to π/2 हो गया, और e की पावर t आ गया यहाँ पे, और आ गया dt। अब इसका आसानी से कर सकते हैं आप, और t की लिमिट यहाँ पे ये रख देंगे, इसका आपका सोल्यूशन आ जाएगा, यहीं तक आपको सोल्यूशन करना है। इसमें आपको 1 प्लस log x का होल ऑफ स्क्वायर है और अपॉन में x दे रखा है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, और ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको दे रखी हैं। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे सोल्व करेंगे आप, देखिए ये अंशु हर के रूप में दे रखी हैं, तो देखिए आपको कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूट मेथड लग रहा है या कुछ हो रहा है क्या जिसका आपको डिफरेंशिएशन मिल रहा हो, तो देखिए 1 प्लस log x को अगर आप t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का तो 0 और इसका होगा 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा dt, ये आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो आप t में चेंज कर लीजिए, बिल्कुल राइट रहेगा। जब आपने t में चेंज ही कर लिया है तो इसमें आपको लिमिट्स भी चेंज करनी होंगी, तो लिमिट्स को देखिए किस टाइप से लिखेंगे आप, x लोअर लिमिट क्या दे रखी है 1 और अपर लिमिट आपको दे रखी है 2, देखिए t की वैल्यू लिखिए इन दोनों के करस्पॉन्डिंग, देखिए x की वैल्यू आप 1 रखते हैं यहाँ पे, ये तो माना है आपने, जहाँ मानते हैं वहीं से आप t की वैल्यू निकालेंगे। देखिए आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो log 1 बनेगा, तो log 1 की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है 0 आती है, तो 1 प्लस 0 कितना हुआ 1, तो t की वैल्यू आएगी 1, और यहाँ पे देखिए 2 रखेंगे तो log 2 की वैल्यू आपको नहीं पता है कन्फर्मली, तो आप इसकी क्या आएगा आंसर 1 प्लस log 2, ऐसे ही लिख दीजिए इसको आप 1 प्लस log और 2, ऐसे ही लिखिए इसको। अब देखिए आप t में फॉर्मेट चेंज कर लीजिए, देखिए आप 1 की जगह लिखना है 1 और 2 की जगह आपको लिखना है 1 प्लस log 2 ऐसे, और ये देखिए इसको तो आपने t लिख ही दिया, तो ये t स्क्वायर है और ये आया dt। अब देखिए इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा t क्यूब बाई 3, और ये आपकी लोअर लिमिट है और ये आपकी है अपर लिमिट 1 प्लस log 2। अब देखिए ये 1/3 तो इसमें क्या है कांस्टेंट, इसको तो आप बाहर ले सकते हैं, देखिए 1/3 को तो मैंने बाहर लिया। अब आप लिमिट्स रख रहे हैं तो t की जगह आपको एक बार तो रखना है ये, और t क्यूब की जगह एक बार रखना है ये, तो देखिए t की जगह आपको लिखना है 1 प्लस log 2, और t का क्या दे रखा है क्यूब, तो इसका भी आप क्यूब कर दीजिए माइनस का। अब लोअर लिमिट लिखना है आपको, 1/3 तो आपने कॉमन बाहर ही ले लिया, t का ही तो लिखना है आपको। आप देखिए t की जगह क्या लिखना है आपको 1, तो ये 1 का क्यूब,
इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसी टाइप से आपको सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अदरवाइज आप 1/3 को ऐसे लिख के भी सोल्व कर सकते हैं। ये कॉन्स्टेंट है इसलिए मैंने बाहर ले लिया इसको। देखिए 9th 10th जो क्वेश्चन है ये आपके 9 चैप्टर में से रिपीट हुए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपकी लिमिट दी हुई है, वहाँ पे आपको लिमिट नहीं दी हुई थी। तो इंटीग्रेशन तो आपको सेम वही मेथड से सोल्व करना है। 9th में हमने कैसे टाइप से सोल्व किया था, देखिए इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व किया था। तो देखिए आपको इसमें देखिए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा बीटा माइनस एक्स दे रखा है। तो आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व कर सकते हैं। मैंने जो 9 चैप्टर में भी आपका सेम यही क्वेश्चन आया था, फर्क सिर्फ इतना था कि वहाँ पे आपको लिमिट्स नहीं दी गई थी, यहाँ पे आपको लिमिट्स दी गई हैं। तो लिमिट्स सोल्व करा तो आपको आ ही गया है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको आप 2 मेथड से कर सकते थे। वहाँ पे जो 9 चैप्टर में ये क्वेश्चन आया था वो आपका आया था सब्स्टिट्यूट मेथड में, इसलिए मैंने वहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट मेथड से सोल्व करवाया था। और लेकिन अब आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें आप पार्शियल फ्रैक्शन से भी इसको सोल्व कर सकते हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन से ज़्यादा ईजी होगा। तो जब आपके पास ऐसा केस आ जाए जिसमें आप एक क्वेश्चन को 2 मेथड से या और भी ज़्यादा मेथड से सोल्व कर सकते हैं, तो आप उस मेथड को चूज़ करेंगे जो आपको अच्छे से आता है और जिससे आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी हो, उसी वे से जाना पसंद करेंगे आप। तो इसमें देखिए पार्शियल फ्रैक्शन से आप सॉल्व करेंगे तो a अपॉन में a, और इसमें आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो x माइनस बीटा हो जाएगा, और प्लस में b अपॉन x माइनस बीटा कर देंगे। आप a b की वैल्यू निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन करना है आपको सिंपल, और अल्फा और बीटा की वैल्यू लेनी है। और अगर इसमें आप सब्स्टिट्यूट मेथड लगाते हैं तो इसमें आपको अल्फा माइनस एक्स माइनस अल्फा की जगह टी स्क्वायर मानना होगा, ऐसे सोल्व करना पड़ेगा। तो इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अल्फा की जगह टी मान के भी इसको सोल्व कर सकते हैं, फिर एक्स की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस टाइप से हमने पहले सोल्व किया था 9 चैप्टर में। तो अब आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। वैसे हम दोनों ही मेथड से इसको कर सकते हैं, और आपको लिमिट्स में लिखनी है। और देखिए 10th क्वेश्चन आपका 9.7 में मैंने आपको करवाया था, आपको याद आ रहा होगा क्वेश्चन। देखिए इसमें आपको अंश में भी दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है। देखिए इसको आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 का, और 16 को आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। लेकिन साइन 2x को आप स्क्वायर के फॉर्मेट पे कैसे चेंज करेंगे, तब मैंने आपको बताया था अगर ओनली साइन 2x की जगह आपको 1 प्लस साइन 2x या 1 माइनस साइन 2x ऐसा कुछ आता तो इसको तो आप दोनों को स्क्वायर में चेंज कर सकते थे। और दूसरी बात देखिए आपको अंश भी दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं या तो आप हर को अंश के जैसा अंश को हर के जैसा बनाइए, तो ये तो बन नहीं सकता है। या आप हर में ऐसा कुछ मानिए जिसका आपका अंश का सॉल्यूशन मिल रहा हो, तो आपको ऐसा कुछ मानना भी पड़ेगा जिसका ये डिफरेंशिएशन ऊपर मिल रहा हो। तो देखिए साइन एक्स प्लस कोस एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स का। तो इसमें आपने साइन 2x में प्लस 1 ऐड किया था और माइनस का 1 माइनस किया था, तो इससे आपका 1 प्लस साइन 2x या 1 माइनस साइन 2x ऐसे कोई सा भी आपने फॉर्मूला लगा के इसको चेंज करके मान के सोल्व किया था। तो इसमें आप सब्स्टिट्यूट मेथड भी लगेगा बाद में, उसमें आप टी की वैल्यू लिखेंगे तो लिमिट्स को भी आप चेंज कर लेंगे, तो आपको पता चल ही गया होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका अच्छी तरह से देखा हुआ है। और देखिए 11th क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दिख ही रहा होगा सब्स्टिट्यूट मेथड काम कर रहा है। इसमें लोग एक्स को आप टी मानेंगे तो डी एक्स अपॉन एक्स क्या मिल जाएगा आपका डी टी। तो यहाँ पे टी की पावर 1/3, इसका आपको 1 टी की पावर 1/3 का आपको क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन करना होगा। और यहाँ पे आपके लिमिट्स हैं ई, और यहाँ पे है 1/e। देखिए और लिमिट्स को बता देती हूँ। इस क्वेश्चन में आप क्या मानेंगे, टी आपने माना है log x इक्वल्स टू टी मानेंगे आप, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन आपके पास आएगा dx अपॉन x, इसको आप dt लिखेंगे। अब देखिए लिमिट्स को हम चेंज करते हैं। लिमिट्स को देखिए आपको x की लिमिट दे रखी है, लोअर लिमिट तो आपकी 1/e है, और अपर लिमिट है x इक्वल्स टू e, ये तो लिमिट दे रखी है आपको। अब आपको लिमिट निकालनी है t की, तो देखिए t इक्वल्स टू और t इक्वल्स टू। अब देखिए x की लिमिट एक बार 1/e लिखिए जो आपने माना है, तो देखिए आपका क्या आ जाएगा log, और यहाँ पे आएगा 1/e इक्वल्स टू टी आएगा। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, log 1 माइनस log e, ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। देखिए ऐसे तो आप लिख ही सकते हैं इसको, क्योंकि देखिए log m अपॉन n को log m माइनस log n ऐसे लिख सकते हैं। और आप जानते हैं 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, इसकी वैल्यू तो 0 आएगी। और यहाँ पे देखिए बेस भी e है इसका, और यहाँ पे इसका जो गुणक है वो भी इसका e है। तो log e जो बेस और इसका गुणक सेम होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 1, टी इक्वल्स टू आएगा आपके पास माइनस का 1 इस केस में। तो और एक बार आपको log की वैल्यू एक्स की वैल्यू e रखनी है, तो log e बेस भी e है और ये भी e है, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू ओनली 1। तो इस स्टेप से आपको लोअर लिमिट की जगह माइनस का 1 और प्लस अपर लिमिट की जगह प्लस का 1 रखना है, और ये आपका टी में चेंज हो जाएगा कंप्लीट। तो इस स्टेप से आपको इसको सॉल्यूशन करना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फॉर्मूला काम में आएगा, इसके बाद इसका सॉल्यूशन आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए साइन 2x और आपको कोस 3x दिया हुआ है। तो देखिए मैंने आपको सेकंड चैप्टर में कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, ये आपने सिंपल ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखे हैं। 2 sin a इंटू कोस b अगर आता है तो उसको आप सिंपल क्या लिख सकते हैं, उसको आप सिंपल लिख सकते हैं sin a प्लस b
ऐसे, और प्लस में साइन ए माइनस बी। देखिए ये आपको फॉर्मेट तो इनटू का दिया हुआ था मल्टीप्लाई का, और हमने चेंज कर लिया है इसको प्लस में। तो प्लस का इंटीग्रेशन तो आप आसानी से कर सकते हैं दोनों में अलग अलग इंटीग्रेशन लगा के। तो हम इसको जो आपको दे रखा है इसको इस फॉर्मेट में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आपको ए की जगह क्या दिया हुआ है 2x, और बी कोस बी की जगह 3x, और ये 2 नहीं दिया हुआ आपको, तो इसको आप इधर भेज दीजिए, तो 1/2। और ये फॉर्मेट हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये तो आपका फॉर्मूला है, इसको आप अलग अलग लिख लीजिए अगर आपके पास नहीं लिखे हुए हैं तो 1/2 को मैंने बाहर लिया, और 0 to π/4 इसकी लिमिट है। अब देखिए इसको क्या चेंज करती हूँ मैं, साइन ए प्लस बी। देखिए साइन ए प्लस बी का मतलब, ए का मतलब 2x, बी का मतलब 3x, 2x प्लस 3x कितना होगा 5x, और यहाँ पे देखिए प्लस साइन ए माइनस बी का मतलब 2x माइनस 3x कितना होगा माइनस का x। और ये आप जानते ही हैं साइन का जब एंगल माइनस में आता है तो इसको आप बाहर ले आते हैं। तो अगले स्टेप में हम ऐसे कर देंगे। देखिए हाफ, ऐसे कैसे, आपको इंटीग्रेशन करना है साइन 5x और माइनस का साइन x। देखिए कितना इजी वे कर लिया हमने इसको। अब इसका इंटीग्रेशन तो आप आसानी से कर ही सकते हैं। तो देखिए ये 1/2 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट्स दे रखे हैं इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया है। देखिए साइन का कितना होता है माइनस का कोस 5x अपॉन 5 भी आएगा, क्योंकि 5x आपको डिफ्रेंशिएशन करना है, वो भाग में लगाना है। यहाँ पे देखिए माइनस का, सॉरी साइन x का होगा माइनस का कोस x, तो ये प्लस का आएगा और ये आ जाएगा कोस x ऐसे। और ये लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट है π/4। अब देखिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट को सोल्व करना है आपको, तो हाफ ऐसे कैसे, एक बार तो आपको अपर लिमिट रखनी है दोनों इसमें, इसी यहाँ पे जो ब्रैकेट जिसमें आपने ब्रैकेट लगा रखा है उसी में, तो आपको x की जगह x के रिस्पेक्ट में किया आपने, तो x की जगह आपको लिमिट रखनी है अपर लिमिट पहले ही। तो देखिए मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देती हूँ, कोस और 5 × π/4 हो गया ये तो, और अपॉन में आपको 5 दिया हुआ है ये ऐसे। ये ध्यान रखिए आपको एंगल के अपॉन में नहीं दे रखा है, कंप्लीट दे रखा है। कई बार स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं, ये छोटी छोटी मिस्टेक आपको ध्यान में रखनी होती हैं। और प्लस दे रखा है आपको प्लस कोस ये π/4 एंगल, ठीक है। आपने अपर लिमिट तो रख दी, अब माइनस का साइन लगाएं इधर। ये देखिए मैं ये वाला बीच वाला ब्रैकेट लगा लेती हूँ ऐसे। अब ये दोबारा देखिए, अब दोबारा आपको x की जगह क्या रखना है 0, तो देखिए माइनस का कोस, और ये देखिए 5 × 0 करेंगे तो कितना होगा 0 ही तो होगा, तो कोस 0 भी आप इसको बोल सकते हैं अपॉन 5, और यहाँ पे आप करेंगे तो प्लस में कोस 0 ऐसे आप लिख सकते हैं इसको, और ये ऐसे। तो इनको आप सोल्व कर लीजिए आप। अब देखिए कोस 5 π/4 की आप वैल्यू निकालेंगे तो ये आपके पास आती है, देखिए आपके पास ये आएगी माइनस का 1/√2 आएगी ये। और देखिए माइनस का और प्लस बाहर पहले से माइनस में है, तो ये प्लस का 1/√2 हो जाएगी। तो ये 5 नीचे है तो 1/5√2 इसकी आएगी, प्लस में 1/√2। और ये देखिए cos 0 की वैल्यू -1 आती है, तो ये माइनस का 1/5, ये प्लस का 1। तो इस टाइप से आप इन कैलकुलेशन सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ गया है यहीं पे, और सी लगाने की आपको जरूरत नहीं है। 13th क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको ये देखिए 2 टर्म्स दे रखे हैं, माइनस में है आपस में, तो इनका आप अलग अलग कर सकते हैं इंटीग्रेशन। आपको ऐसे नहीं आता है तो देखिए मैं अलग अलग करती हूँ। देखिए मैं लिमिट्स वाले में आपको अलग अलग बताती हूँ एक तरीके से। पहले आप लिमिट का लिमिट ऐसे कैसे लगाएंगे, e² है ये मैंने लिख दिया। आप पहले ये पहला टर्म क्या है आपका 1/log x, तो 1/log x, और किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं आप dx के रिस्पेक्ट, तो dx को आप अलग लगा लीजिए। साइन किसका है माइनस का, तो मैंने माइनस लगाया, और ये लिमिट्स आप ऐसे लिख दीजिए इंटीग्रेशन के साथ। और ये आपको करना है 1/log x का स्क्वायर है, और ये dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आप इसका इंटीग्रेशन किस टाइप से करेंगे, इसका इंटीग्रेशन आप किस टाइप से करेंगे। आपको डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तो पता नहीं है, नहीं आप 1/log x का इंटीग्रेशन जानते हैं। तो देखिए आपको इसमें क्या लगाना है, log x का स्क्वायर, इसका मैंने आपको बता रखा है। जो आपने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स पढ़ रखा था, जो खंड से समाकल आपने पढ़ रखा था, उसमें क्या किया था आपने 1 को * में कर दिया था, 1 को एल्जेब्रिक फंक्शन मान के फर्स्ट सेकंड मान के सोल्व कर लिया था। तो मैं इसको भी 1 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, और आप इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन इसको अभी हम सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए अब आप पहले इसको सोल्व कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसको सोल्व करने के लिए क्यों नहीं कहा है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन मैं फर्स्ट × सेकंड से करती हूँ, तो इसमें फर्स्ट किसे मानेंगे आप, देखिए फर्स्ट ये तो लॉगरिथम फंक्शन है, ये एल्जेब्रिक फंक्शन, तो ये तो फर्स्ट ही होगा, तो ये तो होगा फर्स्ट। मैं हल्का सा लगा देती हूँ यहाँ पे फर्स्ट, और ये होगा एल्जेब्रिक फंक्शन होगा ये सेकंड। 1/log x है फर्स्ट फंक्शन, और सेकंड फंक्शन ओनली 1, ठीक है। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट × सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन × सेकंड का इंटीग्रेशन, ये लगाएंगे हम। तो देखिए आप इसमें
इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि देखिए आपने यहाँ पे 1/log x दिया है, इसका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन जरूर कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन में देखिए अलग मेथड होते हैं और आपके इंटीग्रेशन में अलग मेथड आते हैं, तो इन्हें आप कहीं कंफ्यूज ना हो, तो ये आप ध्यान रखिए कि डिफरेंशिएशन तो आप कर सकते हैं डायरेक्ट, आपको फंक्शन दिए हुए आते हैं, जैसे sin स्क्वायर x का आप डायरेक्ट कर सकते हैं डिफरेंशिएशन 2 sin x इंटू cos x, लेकिन sin स्क्वायर x का आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं। तो यही बात आपको थोड़ी ही समझनी है कि डायरेक्ट आप फंक्शंस के जो आपको अलग फंक्शन दिए होते हैं 1/, में ऐसे इनका आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप डिफरेंशिएशन तो कर सकते हैं, जैसे 1/log x का आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो होता है, तो वो हम करके दिखाएंगे। देखिए फर्स्ट आपको दे रखा है 1/log x, तो देखिए 1/log x को तो मैंने ऐसे कैसे रखा, आपको करना है फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x, तो ये x लगा दिया मैंने, और लिमिट क्या दे रखी है आपको, लोअर लिमिट तो है e और अपर लिमिट है a², बस इतना सा फर्क हो रहा है, बस आपको लिमिट्स का ध्यान रखना होगा हमेशा। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि आप बोलेंगे कि आपने इंटीग्रेशन तो ओनली 1 का ही किया है, तो आप लिमिट्स इसकी लगाइए। देखिए ऐसा नहीं होता है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी कि जो हम निश्चित समाकल पढ़ रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, उसमें आपका आंसर में x नहीं बचता है, जहाँ पे x बचता है वो तो अनिश्चित समाकल होता है, उसमें आप c भी लगाते हैं कांस्टेंट, और निश्चित समाकल की पहचान यही है कि आंसर में आपका कोई भी वेरिएबल नहीं बचता है, उनकी वैल्यू हम लिमिट्स के माध्यम से रख देते हैं। तो इसमें आपका देखिए अगर आप 1/log x को बाहर ही रख देंगे, ओनली x में लिमिट यूज लेंगे, तो 1/log x में तो x आ रहा है, फिर आपका ये निश्चित समाकल नहीं रहेगा। तो आपको सभी क्वेश्चन में देखिए इसको पूरे को ही इस लिमिट्स के अंदर ही रखना है, ताकि आपका पूरा क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट ही वैल्यू आए। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसमें आपको इसको भी इसके अंदर ही रखना है। देखिए ऐसे, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन तो मैंने कर लिया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ये इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना होता है आपको, तो 1/log x दे रखा है, तो इसको आप कैसे मानेंगे, 1/x की तरह आप मानेंगे इसको। तो 1/x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, माइनस का 1/x², तो माइनस का 1/log x ये आएगा, log x का स्क्वायर। अभी आपको log x का और करना है, तो log x का कितना आएगा, 1/x ये आएगा। और देखिए तो मैंने क्या किया, समाकल ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का समाकलन, तो सेकंड क्या है x, सॉरी सेकंड क्या है 1 का समाकलन करेंगे तो x आया, और ये आएगा dx इस टाइप से। और माइनस में आपको दिया हुआ है, मैंने कहा था कि इसका आपको नहीं करना है अभी, अब देखिए आपको पता चल गया होगा कि मैंने आपको इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्यों मना किया था। देखिए ये तो x से x कैंसिल आउट हो गया है, और यहाँ पे आप माइनस को बाहर लेके जाएंगे तो ये प्लस का e² और 1/log x का स्क्वायर। तो देखिए इसमें भी आप इसी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसमें भी आप इसी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, देखिए सेम ही तो पैटर्न आ गया आपका। और फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे आपका माइनस का साइन है, यहाँ पे आपका प्लस का लग जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इतना बड़ा कैलकुलेशन आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आपके पास ओनली आंसर बचेगा ये वाला टर्म। तो आप समझ रहे हैं मैंने इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्यों मना किया था। तो देखिए अगर आपके पास कोई लेंथी समाकलन आए और आपको लग रहा हो कि इसी की टर्म्स में आ सकता है, तो उसका आप इंटीग्रेशन करके सोल्व कर लीजिए। वैसे भी आप नेक्स्ट स्टेप में तो करते हैं इसका इंटीग्रेशन, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है आपकी। तो आपके कैंसिल आउट होते हैं, जितना आपका ईजी वे बनता है आप इतना ईजी बनाने की कोशिश कीजिए, जैसा कि मैंने पहले भी कई क्वेश्चन में आपको बताया है ऐसा। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास आंसर कितना बचेगा, ओनली x/log x, और यहाँ पे रहेगा e2 लेके e²। ठीक है, अब देखिए अब हम अपर लिमिट रखते हैं, तो e² और यहाँ पे आया log और ये आया e², ऐसे। और इसको क्या लिखेंगे आप, e/log e, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे आप, अब देखिए इसमें आप ये 2 तो पावर है, इसको आप नीचे लेकर सकते हैं, तो e²/2 log e ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। और यहाँ पे e/log e पहले से दिया हुआ है। अब देखिए बेस भी सेम, गुणक भी सेम, तो इन दोनों की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1 1, इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये आ गया e²/2 और ये आएगा e। तो देखिए इसका आंसर आ जाएगा ऐसे। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करने थे, आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेकर। तब तक आप इन क्वेश्चन की आसानी से प्रैक्टिस कीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।